हे एवरीवन, मेरा नाम है विश्वजीत और मैं आपका स्वागत करता हूं हर्षित क्लासेस में। ठीक है। और आज हम लेके आ गए हैं पार्ट 3 चैप्टर 1 का रियल नंबर्स। सॉरी, वीडियो थोड़ी लेट हो गई कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, बट कोई बात नहीं। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे ये सेशन। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 1 से। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कुछ खुद के बनाए हुए हैं, मतलब जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन शुरू करते हैं आज का। और हाँ, उससे पहले मैं ये एक बात बोल देना चाहता हूँ, अगर किसी ने पहली 2 वीडियोस नहीं देखी है पहले उसे देखो, नहीं तो ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी आप लोगों के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई की पावर 5, where x and y are prime numbers, then what is the LCM of a, b? a और b का LCM मुझे बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और चलिए सॉल्यूशन इसका थोड़ा पेन को बड़ा कर लेंगे ताकि आपको क्लियरली ये दिख जाए। क्या मैंने ये तुम्हें बताया था कि एलसीएम लेते वक्त हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन यहाँ तो सर पहले से ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो रखा है। ए क्या दे रखा है, एक्स वाई का स्क्वायर, बेसिकली एक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर है। और बी क्या दे रखा है, एक्स क्यूब वाई की पावर 5। ठीक है, क्या मैंने आपको एलसीएम में बताया था कि हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है? हाँ जी सर, बिल्कुल बताया था। तो आप समझदार हो, आप बता सकते हो। यहाँ पे x है और यहाँ पे x क्यूब है, तो हाईएस्ट क्या है सर, x क्यूब है, तो x क्यूब पुट कर दो। और वाई स्क्वायर और y की पावर 5 में हाईएस्ट क्या है सर, y की पावर 5 है, तो y की पावर 5 आ जाएगी। समझ में आया? तो एलसीएम ऑफ a एंड b आ गया आपका x क्यूब y की पावर 5। दोबारा वही कॉन्सेप्ट है, एक बार पिछली वीडियो देख के रिवाइज कर लेना कि एलसीएम लेते वक्त हम हाईएस्ट पावर देखते हैं किसी भी वेरिएबल का। तो ये हो गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, अगर एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स 3600 है, मैंने ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से करवाया था वीडियो में, आप देखना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, इनमें से कौन सा उसका एचसीएफ नहीं हो सकता? आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, एचसीएफ जो है एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है, मैंने नोट में लिखवाया था। ठीक है, एक बार वो देख लेना। और वही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। तो इसमें देखो 3600 किस किस से डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली? 600 से हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। 500 से हो सकता है क्या? नहीं सर नहीं हो सकता, ये डेसिमल में आंसर दे देगा। तो अगर ये नहीं हो सकता तो सीधा मैं क्या बोलूंगा सर, बी आंसर है इसका। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी क्योंकि 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, एक ही सही होगा। और फिर भी अगर चेक करना हो तो देख लो, 3600 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 3600 को 150 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? चेक कर लो, 3600 डिवाइडेड बाई 150, 0 0 कट गया, 15 2 30 और 15 4 60, तो 24 आ जाएगा। तो इससे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है 6 बारी में, इससे नहीं हो रहा, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक एक मार्क्स में ही आएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि आप एक ऐसा नंबर बताओ, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। यहाँ पे बोथ इंक्लूसिव का मतलब है ऐसा नंबर जो 1 से लेकर 10 तक हर नंबर से डिवाइड हो रहा है, जिसमें 1 और 10 से भी डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, तो 1 से 10 तक। इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 2520। जिसको ये समझना है कि 2520 आंसर क्यों होगा वो ध्यान से देखो। 1 है तो 1 रहने दे रहा हूँ, 2 को 2 रहने दे रहा हूँ, 3 को 3 रहने दे रहा हूँ, 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर, फिर 5 को 5 रहने दे रहा हूँ, प्राइम नंबर है। 6 को मैं लिख रहा हूँ 2 into 3। ठीक है, अब 7 को 7 रहने दे रहा हूँ, 8 को मैं लिख रहा हूँ 2 का क्यूब, 9 को मैं लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर, और 10 को मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 5। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक मैंने सभी नंबर मेंशन कर दिए। अब इसके बाद मुझे देखना है जो प्राइम नंबर है उनकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है। देखो 1 को तो अब लेना नहीं है, 1 को लो चाहे मत लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब मैं एलसीएम निकालूंगा 1 से 10 तक सभी नंबरों का, तो वो क्या आएगा,
देखो दो दो प्राइम नंबर है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो का स्क्वायर है और यहाँ दो का क्यूब है। तो सर आपको समझ आ रहा है कि दो का क्यूब हाईएस्ट है, तो मैं दो का क्यूब लिख दूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई है। उसके बाद थ्री पे आ जाओ, थ्री यहाँ पे भी है, थ्री यहाँ पे भी है और थ्री यहाँ पे भी है। हाईएस्ट पावर क्या है सर, थ्री का स्क्वायर हाईएस्ट पावर मुझे दिख रहा है, तो डाल दो सर, एलसीएम में हाईएस्ट पावर ही तो लेते हैं। उसके बाद फोर नहीं चेक करोगे, क्यों, क्योंकि टू टू प्राइम फैक्टराइज किया था वो ले लिया है आपने। पाँच, पाँच की हाईएस्ट पावर क्या है सर, यहाँ पे भी पाँच है, यहाँ पे पाँच है, हाईएस्ट पावर एक ही है तो पाँच लो। ठीक है, मल्टीप्लाई, पाँच के आगे छः, छः में टू और थ्री, टू और थ्री का मैं ले चुका हूँ पहले ही, तो नहीं लेना। सात, सात एक ही बार आ रहा है और कहीं पे है नहीं तो सात ही लेंगे। आठ को भी नहीं लेना क्योंकि टू का क्यूब हम एडजस्ट कर चुके हैं। नाइन को भी नहीं लेना, थ्री का स्क्वायर एडजस्ट कर चुके हैं। और टेन को भी नहीं लेना, टू और फाइव हम इसमें एडजस्ट कर चुके हैं। तो बात खत्म हुई। अब इनका मल्टीप्लिकेशन, आप इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, जिसको नॉर्मल आप अपने वे से कर सकते हो, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। मैं इन दोनों को कर रहा हूँ। टू का क्यूब होता है एट, एट फाइव ज़ा, एट फाइव ज़ा कितना होता है 40 होता है सर। फिर क्या हो गया, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन सेवन ज़ा सर 81 होता है, लिख दो। और इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, जीरो का जीरो, फोर वन ज़ा फोर, फोर एट, कुछ गलत किया है मैंने, थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन सेवन ज़ा 63 होता है, मैं 81 लिख के बैठा हूँ, सॉरी। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नाइन सेवन ज़ा कितना होता है सर 63 होता है। आप गलत लिखते हो, आपको मैथ नहीं आती। नहीं बेटा आती है भाई, कई बार गलती हो जाती है। लिखो, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले जीरो आएगा, फोर थ्री ज़ा 12, कैरी वन, फोर सिक्स ज़ा 24 और वन 25। ओहो, फाइव गलत बन गया, टू और ये हो गया फाइव। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 2520 क्यों इसका आंसर होता है। याद कर लो, सिंपल, एक मार्क्स में आएगा, इसको लगा देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट 12 to the power n cannot end with the digit 0 or 5 for any natural number n। तो आपके दिमाग में आएगा सर कि आपने ये तो बताया कि लास्ट में जीरो आएगा नहीं आएगा, ये कॉन्सेप्ट आपने समझाया था पहले, लेकिन 5 आएगा नहीं आएगा वो नहीं समझाया आपने। चलो मैं वो भी समझा देता हूँ। अगर जिसके भी लास्ट में 5 आना चाहिए वो नंबर सिर्फ 5 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए। आप कोई भी नंबर उठा के देख लो, एग्जाम्पल के लिए सर 35 देख लो। 35 क्या है, लास्ट में 5 दे रहा है, हाँ दे रहा है सर। 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 इंटू 5 है क्या, हाँ सर बिल्कुल है, बिल्कुल। अच्छा कोई और नंबर देख लो सर, 35 हो गया, थोड़ा कोई बड़ा नंबर 105 देख लो। ठीक है 105 देखते हैं, 105 का प्राइम फैक्टराइज करो सर, 5 से डिवाइड करेंगे 21 आएगा, फिर 3 से करेंगे 7 आएगा, फिर 7 से करेंगे 1 आएगा। तो ये क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, हाँ 5 आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। फिर कोई और नंबर भी मैं दिखा देता हूँ, कौन सा दिखाएं, कौन सा कौन सा कौन सा, 85 देख लो, 85, 85 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 5 से नहीं होगा, और सॉरी 5 से होगा, 2 से नहीं होगा, 5 वन ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35, ठीक है, और 17 वन ज़ा 17। तो 85 के प्राइम फैक्टराइज क्या हुए सर, 17 इंटू 5 हुआ। तो क्या आपने ये नोटिस किया कि जिनके भी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है उन नंबरों में एक प्राइम फैक्टराइजेशन में उनके 5 है और दूसरा एक ऑड नंबर है। ठीक है, अगर मैं कोई इवन नंबर डाल दूंगा तो भाई जीरो बन जाएगा। इवन नंबर में 2 आता है, कोई भी इवन नंबर ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 12 ले लो, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आएगा और 2 और 5 का मल्टीप्लाई होने पर लास्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी लास्ट में 5 चाहिए तो एक 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए और दूसरा दूसरा एक ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा, तो मैं ये क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, हाँ सर समझ आ गया। चलो 12 की पावर n को मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा, इसका प्रूफ 12 की पावर n सर 2 को आप लिख सकते हो 4 3 ज़ा 12, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है सर, तो ऐसे लिखो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 उसकी पावर n। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 2 की पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर n, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, पावर पे पावर होती है तो दोनों को मिलेगी, तो 2 की पावर 2n और 3 की पावर n लिख दिया, हाँ सर बिल्कुल लिख दिया।
तो आपको ये पता चल रहा होगा कि सर अगर लास्ट में 0 चाहिए तो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ फिर सिर्फ 2 है। और अगर 5 चाहिए मुझे, 5 चाहिए तो सर सिर्फ 5 और ऑड नंबर होना चाहिए था। ऑड है लेकिन इवन भी है और 5 भी नहीं है, तो इसीलिए 5 भी नहीं आएगा। लिखने का क्या तरीका रहेगा? टू एंड विद द डिजिट, टू एंड विद, क्या लिख रहा हूं मैं, टू एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी natural number n, to end with the digit 0, पिछली बार भी गलत हुआ था ये ऐसे ही। a number must have 2 and 5 as its प्राइम फैक्टर। इसी तरीके से लिखाया था पिछली बार भी कि एंड, अगर 0 से कोई नंबर एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना चाहिए, ये लिखोगे 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। हाँ, बट 12 to the power n does not have 5, ठीक है। लेकिन 12 to the power n में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। या तो आप ये लिख लो डज नॉट हैव 5 ओनली हैज 2, या सिर्फ इतना लिख के भी छोड़ सकते हो। तो 12 to the power n कैन नॉट, सो लिख लो या देयरफॉर लिख लो, आपकी मर्जी है, या हेंस लिख लो। देयरफॉर 12 to the power n कैन नॉट ends cannot end with the digit 0 for any natural number n, any natural number n। तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे n पावर थी, नेचुरल नंबर था, 12 की पावर कुछ भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो हमने 0 के लिए प्रूफ कर दिया। अब आप बोलो सर कि यहाँ पे 5 भी लिखा है, उसको भी लिख के दिखाओ कैसे लिखेंगे। देखो वो भी दिखाते हैं आपको। ये रिमूव का ऑप्शन, अब यहाँ पे दोबारा लिखो टू एंड विद द डिजिट 0, सॉरी विद द डिजिट 5, a number only has या must have, पहले लिख देते हैं must have must have 5 and an odd number as its प्राइम फैक्टर, ठीक है। बट 12 to the power n only has 3 to the power n as its प्राइम फैक्टर। या फिर ऐसे लिखो, इससे और अच्छा क्या लिख सकते हैं, ओनली हैज ऑड नंबर, ओनली हैज ऑड नंबर इन इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। ये लिख लो, देयरफॉर 12 to the power n, 12 to the power n does not end with the digit 5 for any natural number ठीक है।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा लिखा जाएगा। और 5 के आपने बता दिया 0 के लिए 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है 5 नहीं है। और ऐसे ही 5 आने के लिए 5 का फैक्टर होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो इसमें 12 की पावर n में 3 है लेकिन 5 नहीं है, और साथ साथ इवन भी दे दिया, और इवन नंबर आते ही लास्ट में 0 बन जाएगा। तो इस रीज़न की वजह से ना तो इस नंबर के लास्ट में कभी 0 आएगा ना कभी 5 आएगा, चाहे पावर आप कुछ भी पुट करते रहो। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ HCF ऑफ 144, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, और इससे भी मुश्किल थोड़े मतलब लेवल अप करेंगे हम धीरे धीरे। नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊंगा, उसमें भी 9-10 क्वेश्चन रहेंगे, तो फिर आपको चैप्टर 1 बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन है, इफ HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 13m-3, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इस टाइप के क्वेश्चन MCQ में भी पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर्स में भी सॉल्व करने को आ सकते हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों का HCF इस फॉर्म में एक्सप्रेस करा हुआ है, दिखाया हुआ है। तो आप एक काम करो, पहले इनका HCF ही निकालो, 144 का और 180 का। देखो पहले वन रफ में इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। मुझे पता है ये 12 का स्क्वायर होता है, स्टिल मैं इसको और तोड़ रहा हूँ। 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 2 7 14, 2 2 4। फिर 2 से करूंगा कितना आएगा सर, 36 आएगा। फिर 2 से करो कितना आएगा सर, 12 आएगा। फिर 2 से करोगे कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 2 से करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 3 से करेंगे 1 आएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ रहा है, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। कहीं गड़बड़ करिए क्या, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2। हाँ यहाँ गड़बड़ है ना, 12 नहीं आएगा, यहाँ 18 आएगा। यहाँ 18 करना, 2 से करेंगे फिर 9 आएगा। फिर 3 3 और 3 1 तो 3 2 बार आएगा। इसको मिटा लो, जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर देता हूँ मैं भी। 2 की पावर 4 और 3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब 180 के लिए कर लो। 180 के लिए यहाँ करके दिखा देता हूँ, क्या हो गया। 2 से डिवाइड करूँगा 90 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करूँगा सर 45 आएगा। फिर 5 से कर लो, 3 से हो जाएगा, हाँ 3 से होगा। 3 5 15 3 5 और 5 1 तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 5। अब इनका HCF ले लो। HCF कितना आएगा, HCF आएगा सर 2 की पावर, HCF में लोएस्ट पावर लेते हैं, याद होगा आपको। तो 2 की पावर 4 और 2 के स्क्वायर में लोएस्ट पावर 2 का स्क्वायर है, और 3 के स्क्वायर में लोएस्ट पावर 3 है, तो 3 लेंगे। तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, 4 3 12। ठीक है, समझ आ गया। मुझे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है जहाँ पे मैंने किया है। 2 9 18, 2 4 8, 5 10, 3 1 3, 3 5 15, ये सही तो है। और 4 3 12, 4 3 12। ठीक है, चलो चेक करते हैं हम। तो HCF मुझे दिया 12 निकल के आया मेरा। मैं 12 को बराबर किसके रखूँगा, 13m-3 के। हाँ सर रख लिया। अब क्या करेंगे, -3 को इधर लेके आएंगे, +3 हो जाएगा। तो ये 13m आ गया, और ये हो गया 15 बराबर 13m। तो m की वैल्यू आ गई 15/13, 15/13। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना था। पहले क्वेश्चन सही तो है ना, 2 9 18 फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है। एक बार चेक कर लेते हैं यार, दोबारा से गलती ना हो। 2 7 14, ये तो 4 3 12, 4 3 12 बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 4 4 5 20, और ये 9 9 इंटू 20 180। सही है भाई, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई वो नहीं है। और 2 का स्क्वायर और 3 आपका यहाँ HCF में आएगा। ओ यहाँ गड़बड़ है सर,
इतनी देर से हम बोल रहे हैं, आप सुन भी नहीं रहे। यहाँ गड़बड़ है कि मैंने यहाँ पे 3 का स्क्वायर दिखाया है लेकिन यहाँ नहीं दिखाया, ये 3 का स्क्वायर है। मेरी गलती है भाई, मेरी गलती है। और यहाँ पे HCF लेते वक्त 3 का स्क्वायर आएगा, तो 12 3 से 36 हो गया ना आंसर। पूरा मिटाना पड़ेगा, सॉरी बच्चों। यहाँ पे आएगा 36, 4 9 36। अब हम, हाँ अब कर लेते हैं, अब सही आ जाएगा आंसर। 36 इज इक्वल टू 13m-3। दोबारा समझा दे रहा हूँ, HCF 36 आया, लेकिन HCF इस फॉर्म में दिया हुआ था, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये होगा 36 + 3 इज इक्वल टू 13m, और ये हो गया 39 इज इक्वल टू 13m, और 13 3 जा 39, तो m की वैल्यू 3 आ गई भाई। ठीक है, देख लेना जो गलती हुई एक बार सही कर लेना अपना, और ये आंसर। ठीक, जल्दी जल्दी में मेरी तरह गलत मत करना एग्जाम में। आगे क्वेश्चन। 2 टैंकर्स कंटेनिंग 850 लीटर एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब मैं मान लेते हैं टैंकर ए टैंकर बी है। टैंकर ए और टैंकर बी, ये आपको इजीली समझाने के लिए मैंने माना है, क्वेश्चन में नहीं दिया था। टैंकर ए में 850 लीटर पेट्रोल है और टैंकर बी में 680 लीटर पेट्रोल है। ठीक है, इसने कहा फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन बी मेजर्ड द पेट्रोल ऑफ ईदर टैंक इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब है कि अगर मैं एक ऐसा टैंक लूं या एक और टैंकर लूं कि ये दोनों टैंकर के टैंकर ए और टैंकर बी दोनों के पेट्रोल को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में नाप दे। इसका मतलब क्या, नाप देने का मतलब क्या, कि टैंकर ए के पेट्रोल, मतलब मान लो इतना साइज का लिया, तो टैंकर ए का पेट्रोल जब हम भरेंगे तो सब में बराबर बराबर भर जाए, टैंकर ए में कुछ ना बचे, टैंकर ए खाली हो जाए पूरा। और उसी साइज के टैंकर में जब हम टैंकर बी को खाली करें तो जितने भी लगे, अब चाहे 2 लगे, चाहे 4 लगे, चाहे 6 लगे टैंक नए वाले, उसमें एग्जैक्टली टैंकर बी खाली हो जाए पूरा। ये है इसका मतलब, आपको समझ आया होगा। अब जाहिर सी बात है कि मुझे इनको अब आप क्वेश्चन में ये सोचो कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसमें कुछ टीचर, जैसे ये वाला है, इसमें क्या है कि मैक्सिमम वर्ड का यूज हुआ है, तो कई टीचर्स बोलते हैं सर मैक्सिमम वर्ड देखो तो आप HCF ले लो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे मत सोचो, आप ऐसे सोचो कि आपको इन दोनों नंबर से जो वैल्यू चाहिए वो छोटी चाहिए या बड़ी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में नापने वाली चाहिए वैल्यू। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। तो इनसे वैल्यू, मुझे ये समझ आ रहा है कि इनसे बड़ी तो हो नहीं सकती, इनसे बड़ी वैल्यू कौन देता है, LCM देता है। इनसे, इन दोनों वैल्यू से मुझे छोटी वैल्यू चाहिए, जो कि कौन देगा, HCF देगा, तो मैं HCF निकालूंगा। ठीक, तो देखो HCF निकालने के लिए पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 850 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 6 7 4 11, 3 से नहीं होगा, 5 से करना पड़ेगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, बचेगा कितना 3, 5 7 जा 35, और 17 1 जा 17। तो ये हो गया सर 2 × 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, अब 680 के लिए करो। 680 के करेंगे, 2 से डिवाइड, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 0, फिर 2 से करेंगे 170, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, और 85 का हमने यहाँ करा ही हुआ था, 5 आएगा और 17 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ 2 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, 5 × 17। अब इनका HCF ऑफ 850 एंड 680 आएगा 2 का 2 और 2 के क्यूब में 2 आएगा, 5 के स्क्वायर और 5 में 5 आएगा, और 17 आएगा। तो इनका मल्टीप्लाई आ गया 170 लीटर। समझ गए? तो जो छोटा टैंक लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 170 लीटर का।
इनसे छोटा होगा। 170 लीटर के टैंक लेंगे तो ये भी भर जाएगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, और ये भी, ठीक है, मतलब खाली कर देगा ये इसको। अब आपसे ये क्वेश्चन तो मैंने ये पूछा कि कितना लगेगा, ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड द पेट्रोल ऑफ ईदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो आंसर है 170 लीटर। कोई दिक्कत? आप इसका स्टेटमेंट बना के लिख देना। मान लो कि क्वेश्चन ये आता कि हमें तो ये बताओ कि टैंकर ए को खाली करने के लिए, छोटे जो ये 170 लीटर के जो टैंक आए हैं कितने लगेंगे, और टैंकर बी को खाली करने के लिए छोटे वाले टैंक के कितने टैंक लगेंगे, नंबर ऑफ टैंक। तो नंबर ऑफ टैंक निकालने के लिए, इसमें दिया नहीं है क्वेश्चन में बट आ सकता है, तो मैं वो भी एक्स्ट्रा में बता दे रहा हूं। नंबर ऑफ टैंक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टैंक्स required for tanker A, नंबर ऑफ टैंक्स रिक्वायर्ड फॉर टैंकर ए क्या होगा? वो होगा सर 850 लीटर का टैंकर ए है और आप इसको 170 लीटर के टैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, तो इस टाइप के 5 टैंक भर जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही नंबर ऑफ टैंक्स रिक्वायर्ड फॉर टैंकर बी, तो ये आपका होगा सर 680 डिवाइडेड बाय 17, 170 सॉरी, 17 के टेबल में 68 कितनी बारी में आता है सर? 4 टाइम्स में आता है, तो ये डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 4। तो टैंकर ए को खाली करने के लिए 5 टैंक लगेंगे और टैंकर बी को खाली करने के लिए 4 टैंक लगेंगे। ये भी आपसे पूछ सकता है, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ टैंक्स रिक्वायर्ड कितना होगा। तो आप बोलोगे सर इसके लिए 5 लग रहे हैं, इसलिए 4 लग रहे हैं इसके लिए, तो टोटल 9 टैंक्स रिक्वायर्ड होंगे 170 लीटर्स के। क्लियर है? हाँ जी सर। अगर नहीं आया बाय चांस समझ में तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, आ जाएगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रूव दैट √3 + √5 इज इरेशनल। कई बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर मान लो डबल रूट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक डबल रूट वाला क्वेश्चन ले लिया है, √3 + √5। इसको करने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से पहले ये जो √3 है ये भी इरेशनल है आपको पता है, और √5 भी इरेशनल है, तो दोनों में से आप किसी एक को इरेशनल मान के तब सॉल्व करना, ठीक है। और हाँ, कई लोग कह रहे थे कि सर √m + √n, √m + √n कैसे सॉल्व होगा, √m + √n इरेशनल कैसे होगा, वो भी आप इसी टाइप से करके चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं नंबरों से करवा रहा हूं आपको। देखो इसको लिखने का तरीका आपको इरेशनल प्रूफ करने के लिए बताया था, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूफ करते हैं। इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, लेकिन हम क्या मानेंगे? रेशनल मानेंगे सर। तो क्या लिखूं? लेट √3 + √5 बी रेशनल। आया ना? हाँ जी सर, लो। फिर उसके बाद मैं ये लिख रहा हूं कि सर √3 + √5 को मैं p/q के बराबर ले लूं, ठीक है, हाँ ले सकते हैं। यहां पर क्या लिखना जरूरी बताया था मैंने? p एंड q आर को प्राइम, क्या बताया था? p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स या को प्राइम नंबर, या सिर्फ को प्राइम्स लिख के भी छोड़ सकते हो। p और q को प्राइम्स है, मतलब को प्राइम है, इनका HCF 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद मैं ये लिखूंगा नॉट इक्वल्स टू 0, q नॉट इक्वल्स टू 0, q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद मैं ये सोच रहा हूं कि सर √5 इधर रहने देता हूं, √3 को उधर भेज देता हूं। आप ऐसा √3 को इधर रह के √5 को उधर भेज सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, एलसीएम ले लो पहले राइट में। q का √3 से नीचे आ जाएगा q, और q का √3 से मल्टीप्लाई होगा p - √3 q, ठीक है। अब कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर पहले q को इधर ले आओ उसके बाद कर लो। √5q इज इक्वल टू में p - √3q। क्लियर है? हाँ। अब हम आगे क्या करेंगे?
अब हम इसको करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। या तो लिख के कर लो या फिर डायरेक्ट करके दिखा दो कि इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया अपनी मर्जी से। क्यों करा सर? स्क्वायर रूट हटाना था इसलिए। रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 होगा सर। क्यू का क्या होगा? क्यू स्क्वायर होगा। राइट में क्या हो जाएगा? इसमें कई लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू स्क्वायर, जो कि गलत है। ध्यान रखना है, इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि ये दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है? हाँ बोल सकते हैं। और ये ध्यान भी रखना है, तो जिसको नहीं पता a माइनस बी का होल स्क्वायर भूल गए हैं तो मैं उनके लिए लिख दे रहा हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चाहो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे ये यूज करेंगे तो पी स्क्वायर आएगा, हाँ सर, प्लस √3 क्यू का स्क्वायर मतलब 3 क्यू स्क्वायर आएगा सर, हाँ सर बिल्कुल, माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई √3 क्यू, तो 2 का इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 2√3 PQ को मैं लास्ट में लिख रहा हूं। क्लियर? इस तरीके से आपको लिख के दिखा देना है, और ये आपने यूज किया ये अलग से बता देना है। इसके आगे अब क्यू स्क्वायर एक तरफ ले आओ, या √3 वाली वैल्यू एक तरफ ले आओ और बाकी सारी वैल्यू एक तरफ कर लो। इसको इधर ले आओ, इस वाले का साइड चेंज करा के लेफ्ट में ले आओ, तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा, माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी, 2√3 PQ। ठीक है, राइट में क्या होगा? राइट में मैं बोलूंगा सर ये होगा पी स्क्वायर प्लस 3Q स्क्वायर, और ये 5 स्क्वायर पॉजिटिव का आके नेगेटिव हो गया 5P स्क्वायर, 5Q स्क्वायर सॉरी। ठीक, आगे अब ये हो जाएगा सर 2√3 PQ, थोड़ा लेंदी है पता है, लेकिन देख लो ध्यान से, बस होने ही वाला है। ये हो जाएगा पी स्क्वायर 3Q स्क्वायर माइनस 5Q स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2Q स्क्वायर। क्लियर? हाँ जी सर, ठीक है। अब क्या करो, √3 को तो यही रहने दो। देखो 2 भी मल्टीप्लाई में है, p भी मल्टीप्लाई में है, q भी मल्टीप्लाई में, साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे p स्क्वायर माइनस 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2PQ। ठीक है, समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। ये जो डॉट लगाया है ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डेसिमल नहीं है। मैंने आपको समझाया हुआ है पहले भी कि ये जो साइन होता है ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट का साइन। आप 11th में जब मैथ्स पढ़ोगे तब समझ आएगा क्या क्यों डिफरेंट डिफरेंट नाम है इनके। ये क्रॉस प्रोडक्ट है और कहीं डॉट लगा है तो हम उसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो √3 आपको पता है इरेशनल है, हाँ सर पता है। राइट में वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, हाँ जी सर आ रही है, तो वो तो रेशनल हो गया। तो क्या लिखेंगे सर? आप लिख दो, आपने हमें बता रखा है कि LHS इरेशनल है, RHS रेशनल है, तो ये नॉट सेटिस्फाइड है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, और स्टेटमेंट लिख दो, बस खत्म हो गया। तो हम क्या लिखेंगे हियर? LHS इज irrational and RHS is rational। ठीक है, LHS is irrational, RHS is rational, so LHS cannot equal to RHS। LHS RHS के बराबर नहीं आया। √3 की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इरेशनल नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अज्यूम ही गलत कर लिया था कि ये रेशनल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन, स्टेटमेंट बहुत जरूरी है भाई, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आर रॉन्ग assumption, due to our wrong assumption। ठीक है, समझ आ गया? जी सर आ गया। therefore we conclude that, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो therefore √5 plus √3 is irrational। ठीक है, क्वेश्चन यही था ना? क्या था क्वेश्चन, एक बार देख लें। √3 plus √5 था, तो कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। therefore we conclude that
√3 प्लस √5 इज इरेशनल। ठीक है, आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हुई होगी। और इस टाइप से ये क्वेश्चन करना था। अगर 2 रूट वाला क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप से आप कर लोगे। एक रूट को लेफ्ट में रहने देना, बाकी को राइट में भेज देना, फिर सिंप्लीफाई करते जाना। तो आपको पता चलेगा कि जो एक रूट है, रूट की वैल्यू है वो फ्रैक्शन के बराबर आ रही है, और फिर ये स्टेटमेंट लिख देना, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा या 5 का भी आएगा। ज़्यादातर ये आता है 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, तो आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था। ठीक, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं इस टाइप के, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करके चले जाना। अगला क्वेश्चन, ये मेरे से किसी ने क्लास में पूछा था कि सर इस टाइप के क्वेश्चन कराओ, तो मैंने कहा वीडियो में आएगा, तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। 3 bells ring at intervals of 9, 12, 15 minutes। 3 बेल है, 1 बेल 9 मिनट के इंटरवल पे बजती है। एक दूसरी बेल है वो 12 मिनट के इंटरवल पे बजती है, और एक तीसरी बेल है जो 15 मिनट के इंटरवल पे बजती है, मतलब हर 15 मिनट में बजती है। पहली वाली हर 9 मिनट में और दूसरी वाली हर 12 मिनट में। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद इसने कहा इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, अगर ये साथ में ही बजना शुरू कर दें एट अ टाइम, किसी एक टाइम में, ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे नेक्स्ट, और नेक्स्ट और रिंग के बीच में यहां देख लेना, ये स्पेस नहीं छोड़ा, नेक्स्ट रिंग टुगेदर, नेक्स्ट टाइम ये कितने बजे, मतलब कितने टाइम में ये दोबारा रिंग करेंगे। इसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूं कि सपोज क्वेश्चन आ गया कि ये सुबह के 6 बजे, सुबह के 6 बजे एक साथ बजे थे, ये क्वेश्चन आ गया, आप ये सोच लो। ठीक है, कि ये क्वेश्चन आ गया कि सुबह के 6 बजे बजे थे, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। अभी तो मैंने ऐसा टाइम नहीं दिया क्वेश्चन में, बट आप मान लो कि ये 6 बजे का मैंने कोई टाइम दे रखा है। ठीक है, तो इसी स्टेप वही रहेगा, थोड़ा बहुत लास्ट में जो आंसर आएगा वो इस टाइम में जुड़ जाएगा, बस यही है। तो हम क्या करेंगे, अब पहले आप सोचो कि इस क्वेश्चन में HCF लेना है या LCM लेना है। अब मान लो कि आपने सोचा कि सर HCF लेना है, जो HCF आएगा 9, 12 और 15 का, वो इनसे छोटा आएगा क्या। मान लो कि एग्जाम 9, 12 और 15 का HCF कितना होगा, 3 चौक 12, 3 15, 3 होगा। तो मान लो HCF 3 आ गया, क्या अगले 3 मिनट में ये इकट्ठे दोबारा बच जाएंगे। समझ आया क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, 3 मिनट में तो ये दोबारा नहीं बजेंगे ना एक साथ, क्योंकि पहला बेल ही 9 मिनट में बज रहा है, तो 3 मिनट आंसर कैसे हो जाएगा, और 12, 15। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इनसे बड़ी वैल्यू चाहिए, और इनसे बड़ी वैल्यू HCF नहीं देता, LCM देता है, तो इसलिए हम LCM निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 9 मिनट का वो करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा, 12, 3 4 12 होता है, मतलब 3 × 2 का स्क्वायर, और 15 3 × 5 होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। LCM क्या होगा, 9, 12 और 15 का, सर वो हो जाएगा, सर हाईएस्ट पावर देख लो, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू में 5। 5 क्यों लिया सर, मैंने बताया था 5 चाहे किसी में हो चाहे ना हो तो हम लेंगे ही। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 नहीं है तो मतलब 5 की पावर 0, यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 की पावर 0, और 5 की पावर 0 और 1 में 5 की पावर 1 बड़ी है, इसलिए 5 की पावर 1। ठीक है, दोबारा समझा दिया ये कॉन्सेप्ट, ये इस टाइप से आप समझ सकते हैं। अब क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 20, मल्टीप्लाई करेंगे 180 मिनट आ गया। कोई दिक्कत, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये अगली बार 180 मिनट के बाद बजेंगे। 180 मिनट बाद टाइम कितना हुआ होगा, अगर मैंने टाइम 6 AM दिया है तो 180 मिनट क्या हमें पता है कि सर 60 मिनट का 1 घंटा होता है। हाँ सर पता है, और ये 180 मिनट है, मतलब 60 + 60 + 60, 60 का 3 गुना 3 टाइम्स हो गया, तो 3 घंटे आंसर है। अगर ये 3 घंटे बाद दोबारा बजेंगे तो टाइम क्या हुआ होगा, सर 6 घंटे के बाद, 6 बजे के बाद 3 घंटे 9 बज जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम दे विल रिंग, रैंग होता है ना शायद थर्ड फॉर्म, दे विल रैंग एट 9 AM।
तो अगली बार सुबह 6 बजे बजे थे तो 9 बजे बजेंगे एक साथ, ठीक है। ऐसे ही ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन भी आ सकता है चेंज होने वाला, तो इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना है। इन क्वेश्चनों में एलसीएम लेना होता है क्योंकि इनसे बड़ी वैल्यू चाहिए होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इससे अगला भी है क्या? नहीं, इससे अगला नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा अगले पार्ट में क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी अदरवाइज। तो 9th क्वेश्चन देखोगे आप, 3 numbers are in the ratio 2:5:7, their LCM is 490, find the square root of the largest number। इसको मैं बड़ा बेसिक से समझाता हूँ, बेसिक तरीके से आपको ध्यान आएगा कि सर जब भी आपको रेशियो दिए होते थे तो आप ऐसे मान लेते थे कि 2x 5x और 7x। कोई दिक्कत? जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखो सॉल्यूशन में, लेट दी numbers are 2x 5x एंड 7x। हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है सर, एलसीएम दिया हुआ है। एक बार ना मैं तुम्हें इसमें एचसीएफ भी बता दे रहा हूं क्योंकि एचसीएफ पे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका अगर एचसीएफ निकालूंगा तो क्या आएगा बताओ मुझे। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट मैं फिर भी पूछ रहा हूँ क्या आएगा। सर आप बोलोगे 2 × x 5 × x 7 × x, तो x एचसीएफ है, समझ गए। तो जब रेशियो बनता है ना तो हम एचसीएफ से ही डिवाइड करते हैं सभी नंबर को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर से ही डिवीजन होता है, तो वो कॉमन नंबर एचसीएफ ही होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, अभी इसको क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है। अब हम एलसीएम पे आते हैं। मुझे इनका लेना है एलसीएम, 2x 5x और 7x। सब में x है तो सर x तो आएगा, आपको पता है? हाँ सर पता है। फिर ये 2x का मतलब है 2 × x, सर 2 भी आएगा क्योंकि एलसीएम में जो जो तीनों में नहीं होता वो भी आता है, 2 भी आएगा। सर इस हिसाब से 5 भी आएगा, इस हिसाब से 7 भी आएगा। हाँ सर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा 70x, 2 5 10 + 7 70x। कोई दिक्कत नहीं सर। मुझे एलसीएम कितना दिया है? मुझे दिया है सर 490, तो क्या मैं 70x को 490 के बराबर रख दूं? हाँ सर बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सर 490 डिवाइडेड बाय 70 मुझे x दे देगा, मतलब एचसीएफ दे देगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। 7 7 = 49, तो x की वैल्यू क्या आ गई सर? 7 आ गई। कोई डाउट नहीं है। और अगर आपको नंबर पता करना होता तो 2 × 7 5 × 7 और 7 × 7 करके तीनों नंबर आ जाते हैं। मुझे वो तो नहीं पता करना, मुझे पता करना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या है मेरा? लार्जेस्ट नंबर है सर आपका 7x, विच इज 7 × 7 49। और मुझे पता है 7 × 7 49 होता है, तो सर 7 का ही तो स्क्वायर हुआ, तो क्या लिखेंगे? तो द स्क्वायर रूट ऑफ लार्जेस्ट नंबर, आप साइन मत लगाना, आप लिख लेना, लार्जेस्ट नंबर इज 7। समझ में आ गया? 49 के इसका स्क्वायर होता है, 7 का होता है। बाकी आप यहाँ से भी देख लो, 7 × 7 7 का ही पेयर बन रहा है, रूट में आंसर आएगा 7। ठीक है, तो ये कुछ 9 क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको 9 के 9 क्वेश्चंस क्लियर होंगे, और मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा अगली वीडियो में। 9-10 क्वेश्चन जो भी, मतलब पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और आपको एचसीएफ एलसीएम रेशनल इरेशनल प्रूफ करने में कोई समस्या ना हो। और ये जितने भी क्वेश्चन थे आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इनको ढंग से देखना। नहीं समझ आए बार बार रिपीट करके देखना, फिर भी नहीं आए तो मुझे यार बता देना, मैं तुम्हें दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलो सेशन बहुत बढ़िया रहा, थैंक यू, बाय बाय।